नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अजीत पवार के लीडरशिप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो बगावत के बाद दोनों गुट अब पार्टी पर दावा कर रहे हैं और इसी बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सांसद सुनील तटकरे और मंत्री छगन भुजबल ने ये कहा कि एनसीपी को लेकर के कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, गलत तरह की। अच्छा, मराठवाड़ा की राजनीति पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर अविनाश सिंह जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर अविनाश पॉलिटिकल एनालिसिस्ट भी हैं और हर ताज़ा मुद्दे पे इनकी बराबर पकड़ बनी रहती है। तो अविनाश जी, क्या बातें हैं जो गलत फैलाई जा रही हैं? देखिए मैम, जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो, जी, हालांकि हर प्रदेश की राजनीति अपने अपने हिसाब से चलती है, लेकिन ये जी, जो टूट हुई शरद पवार की पार्टी में, जी। ये टूट की आधारशिला कोई 2-4 दिन में नहीं रखी गई है। हुँ। इस टूट की संभावना तभी कर दी गई थी जब 80 घंटे की एक सरकार बनी थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे। जी, और उस बात को चूंकि 3.5 साल हो गया, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस समय आकर के इस तरीके की चीजें होंगी। दूसरी अफवाह क्या फैलाई जा रही है कि एनसीपी का एक कानून है जिसमें कार्यकारिणी फैसला ले सकती है और इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। दो बातें आप समझिए, चुनाव आयोग काम कैसे करता है। जी, चुनाव आयोग दोनों ही तरफ से समर्थन मांगेगा, समर्थन पत्र, जी, कि आप किस गुट के समर्थक हैं। उसमें विधायकों का देखा जाएगा, सांसदों का देखा जाएगा, एमएलए एमएलसी भी जो हैं उनका भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो प्रदेश की कार्यकारिणी होगी उसको देखा जाएगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखी जाएगी, जिला अध्यक्ष देखे जाएंगे। जब इन सब स्थितियों में, इन सब परिस्थितियों में भी निर्णय नहीं होता है, तब जुडिशियल प्रोसेस में जाया जाता है। अदरवाइज इस सब तरीके के निर्णय चुनाव आयोग ही लेता है, इसमें जुडिशरी का कोई काम, कोई दखल नहीं होता है, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, बहुत पावरफुल है। अब जो अफवाह फैलाई जा रही है, ये कहा जा रहा है, शरद पवार ने क्या कहा, शरद पवार ने कहा कि जो लोग मेरे साथ हैं वो सिंबल की चिंता ना करें, हमें सत्ता में लाने वाले ये लोग थे, ऐसे है वैसे है, सिंबल हमारे पास ही रहेगा, हम ही अध्यक्ष हैं। कहने से नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मैं ही प्रधानमंत्री हूं, जी, जी, कहने में तो कोई कुछ लगा नहीं, लेकिन क्या मैं जी। प्रधानमंत्री हूं, यह तो संसद में तय होता है ना कि किसके साथ कितने सांसद हैं। तो उसी तरह मैं अध्यक्ष हूं से नहीं तय होगा, यह तय होगा फ्लोर टेस्ट में, यह तय होगा चुनाव आयोग में कि किसके साथ कितने लोग हैं। तो फिलहाल विधायक सबसे ज्यादा हैं अजित पवार के साथ, जी, अन्य नेता भी अजित पवार के साथ हैं, जी, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्लोर टेस्ट हो या वहां पे इस तरीके की चीजें हो, तो वैसी स्थिति तो अभी बनेगी नहीं, क्योंकि सरकार गिरने बनने की बात होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। जी, जी, अब यहां स्पीकर बचेंगे, स्पीकर निर्णय करेंगे एक विधानसभा के, और दूसरा निर्णय करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग निर्णय करेगा सिंबल का, स्पीकर निर्णय करेंगे योग्यता अयोग्यता का। अब आप देखिए कि अजीत पवार ने यहां बहुत टेक्निकल गेम खेला है, जिसके बारे में शायद किसी टीवी चैनल्स पे या कहीं पे डिस्कशन बहुत कम हो रहा है। जी, जी, अजीत पवार 29 और 30 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाए थे, जी, और उसी 30 जून को उन्होंने विपक्ष के नेता से अपना इस्तीफा दिया था। ठीक, पार्टी तो थी 3 जुलाई को, लेकिन ये जी, सब काम 30 तारीख तक हो चुका था, और 30 तारीख की रात में ही चुनाव आयोग को अपना एफिडेविट दे दिया था अजीत पवार ने, ये पार्टी हमारी है और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जी, जी, ठीक, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संविधान और ये सब चीजें जितना ये सब बता रहे हैं, वहां पे भी ये लोग फेल है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि शिवसेना वाला केस जो है वो अभी ताजा ताजा हुआ है। जी, तो जी, वहां पे एग्ज़ैक्टली। जितने भी राजनीतिक ग्राउंड थे या जितने भी कानूनी ग्राउंड थे, उसमें सब भुक्तभोगी थे, और बीजेपी जी, इनकी मदद कर रही थी, तो वो सही से मदद कर रही थी। तो ये वहां जी, पे तो कोई मैटर, मसला नहीं बनता। अब अजीत पवार तो चले गए 1 तारीख को चुनाव आयोग,
लेकिन 3 तारीख को गए शरद पवार, और शरद पवार को मौका भी नहीं मिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाने के लिए। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पावर है मर्जर का, पार्टी में या विलय का या टूट पे दावे का, केवल अध्यक्ष के पास नहीं है। तो शरद पवार यहां पे भी चूक गए। अब बयानबाजी का क्या है, बयानबाजी देखिए, पॉलिटिकल स्कोर केवल चल रहा है, जो बयानबाजी हो रही कि इसके तरफ इतने उसके तरफ इतने हैं। असली तो टेस्ट होगा जब चुनाव आयोग कहेगा कि एफिडेविट लेकर के आओ अपनी कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणियों का, राष्ट्रीय कार्यकारिणियों का, सब जगह का, पूरे भारत का लेकर के आओ, गुजरात महाराष्ट्र का लेकर के आओ। जब ये सब एफिडेविट दोनों तरफ से किए जाएंगे तब। अच्छा, 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस मुद्दे को भी बहुत समझने की बात है। 5 तारीख को जब अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो वहां पे 26 इंस्टॉल लगाए गए थे। 26 इंस्टॉल किस लिए लगाए गए थे कि महाराष्ट्र के जिन 26 जिलों से जो भी लोग आएंगे वो अपना अपना शपथ पत्र भर करके और पार्टी ऑफिस में जमा कर देंगे। तो वहां पे भी अजीत पवार आगे चल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं मैम, अजीत पवार एग्जेक्ट एनसीपी चला रहे थे संगठन के रूप में। शरद पवार की उम्र हो गई थी, उनकी बेटी पॉलिटिकल कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है पॉलिटिक्स में, मतलब वो ठीक है, उनकी बेटी है तो है बस। अजीत पवार ही सब कुछ देख रहे थे। तो अजीत पवार की अपनी एक पॉपुलैरिटी थी, कोरोना काल में जो काम किए थे अजीत पवार, उसकी वजह से पॉपुलैरिटी थी जी। तो अजीत पवार को सब पता था और शरद पवार को रिपोर्ट करते थे अजीत पवार। एक चीज, इनकी बिटिया जहां से चुनाव लड़ती है, जीतती हारती है, वहां आती जाती रहती थी, थोड़ा बहुत घूम लिया, अपना कोरम पूरा कर दिया, पार्टी की मीटिंग्स में चली गई। और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद जब विधायकों की मीटिंग बुलाई थी अजीत पवार ने, तो उसमें सुप्रिया सूले भी उपस्थित रही हैं दोनों मीटिंग्स में। जी। अब हो सकता है कि सुप्रिया सूले के सामने बात नहीं हुई, सुप्रिया सूले कहीं बाहर निकली, इधर उधर गई, तो उसके बाद आपस में सब सिग्नेचर करके हो गया। वो तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोग ही कितने होते हैं। जी। तो ये इनके साथ खेल हुआ है। अभी अजीत पवार को सब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी था, मैं मीडिया का बनाया चाणक्य था, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो चाणक्य को चाणक्य से भेंट हुई तो कहानी खत्म हो गई। शरद पवार को जी, शरद पवार को जी। अब शरद पवार का अगर इतिहास देखें तो ये भी इसी तरीके से आगे बढ़े थे, सब तो देश जानता है। जी। तो ये जो मीटिंग कल हुई है शरद पवार की, इस पे अजीत पवार कह रहे हैं कि ये बैठक जो है अधिकृत नहीं है। तो फिर मतलब इनका जो वजूद है वो आज की तारीख में क्या है? किनका, शरद पवार का या अजीत पवार का? शरद पवार का, क्योंकि इन्होंने कल मीटिंग की है ना। शरद पवार का कोई भी वजूद नहीं है आज के डेट में जी। इसलिए नहीं है वजूद जी कि हम चुनाव आयोग गए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति से कि हम अध्यक्ष हैं जी। भाई, भाजपा में किसी पार्टी में कोई अध्यक्ष बनता है तो क्या होता है, जो अध्यक्ष बनता है उसका एक लेटर वहां से बन करके चुनाव आयोग में जमा हो जाता है, चाहे प्रदेश में बने चाहे देश में बने, एक सामान्य प्रोसेस है। तो एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई अजीत पवार ने, एक लेटर बनाया, चुनाव आयोग को दे दिया। अब शरद पवार ने एक बात और कही थी कि चुनाव, जब उनका लेटर आया अजीत पवार का, तो चुनाव आयोग ने हमसे क्यों नहीं कहा। चुनाव आयोग का एक काम नहीं है। अब मान लीजिए कि नड्डा साहब साइन करके कोई लेटर दे दिए, अरुण सिंह जी हैं कार्यालय प्रभारी, वो ले जाकर के चुनाव आयोग में जमा कर दिए, तो चुनाव आयोग मोदी जी को फोन लगा के पूछेगा कि साहब एक लेटर आया है, तो सही लेटर है कि गलत लेटर है। चुनाव आयोग का एक काम नहीं होता है। चुनाव आयोग का काम तब आएगा जब डिस्प्यूट होगा और दूसरे तरफ से भी एक लेटर जाएगा, तब चुनाव आयोग कहेगा कि भाई तुम भी लेटर दियो, तुम भी लेटर दियो, आओ अपने अपने दावे लेकर के। तो ये प्रोसीजर है जी। अभी दोनों लोग ही चुनाव आयोग के पास गए हुए हैं और अजीत पवार खुद को मुखिया बता रहे हैं। वो तो जब उन्होंने शपथ ली थी उसी समय उन्होंने कहा था कि आई एम एनसीपी, एंड कल की बैठक में शरद पवार ने भी खुद को पार्टी का मुखिया बनाया है। तो वैसे में आगे आगे क्या है इनके? एक चीज आपको बता देता हूँ, इनका जो संविधान है उसमें इन लोगों ने जो लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। इन्होंने लिखा है कि
The working committee shall be highest executive authority of the party and shall have the power to carry out the policies and program laid down जी, by the party and by the National Council जी। and shall be responsible for the NC. हुँ। shall भी है यहाँ पे। तो जी, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग वो बुला करके उसमें प्रस्ताव पारित करके चुनाव आयोग को दे चुका है, तो आप कौन? जी, हाँ, ये हो सकता है कि आपको पता नहीं चला। जी, जी। जैसे आपको पता ही नहीं चला कि आप 3 तारीख को नहीं, आप 1 तारीख को ही एनसीपी के अध्यक्ष नहीं रहे। जी, जी। और आपने जो पुणे में मीटिंग बुलाई 2 तारीख को जी, अजित सतारा पवार में। ने सतारा में, हुँ, वो पुणे के मीटिंग में आपने इनका पोस्टर बैनर झंडा कुछ नहीं लगवाया था अजित पवार का। हुँ, हुँ। एक चीज, वो मीटिंग भी आप इनवैलिड तरीके से बुलाए थे। जब आप अध्यक्ष ही नहीं तो आप बुला कैसे सकते हैं? तो अजित पवार जी, खुद ठीक कह रहा है कि आप इनलीगल हैं। अब जी, प्रूफ कैसे होगा? भाई आम आदमी तो कंफ्यूज रहेगा इस पे ना। प्रूफ होगा कि अब आप दोनों जो दावा कर रहे हो, अब चुनाव आयोग का यहां काम आएगा। अब आप अपने अपने लेटर लेके जाओ, अपने अपने विधायक लेके जाओ, अपनी अपनी चीजें लेकर के जाओ। ऐसा थोड़ी ना चुनाव आयोग के सामने परेड होगा आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव का या आपके विधायकों सांसदों का। नहीं, आप लेटर लिख करके जाएंगे, उनका एफिडेविट लिख करके जाएंगे, चुनाव आयोग उसकी जांच करेगा, उसके आधार पे पार्टी का नाम और सिंबल आपको आवंटित कर देगा। बाकी पार्टी के, अब देखिए ये जानती हैं एनसीपी के सिंबल की लड़ाई नहीं है, न एनसीपी के नाम की लड़ाई है, लड़ाई है एनसीपी की प्रॉपर्टी की। आज के 30-40 साल पहले हर जिले में पार्टी का कार्यालय होना एनसीपी के नाम से, मुंबई में बड़े बड़े ऑफिसर्स होना एनसीपी के नाम से। वो संपत्तियां उस समय कुछ लाखों की थी, आज अरबों की हैं। तो लड़ाई वहां है, लड़ाई पार्टी के सिंबल के लिए और इस सब चीजों के लिए नहीं होने वाली। उसमें इनका कानून क्या कहता है वो देखने वाली बात है, और वो सिविल का मामला हो जाएगा कि वो कोर्ट में डिसाइड होगा, उसमें चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता। जी सही कह रहे हैं, आपके जो प्रॉपर्टी का मैटर है वो तो फिर सिविल में ही जाएगा। एक चीज़ और है इसमें, जिस तरीके से अजित पवार को आगे बढ़ाया है बीजेपी ने, अब मराठवाड़ा में अगर बीजेपी के आने वाले दिनों में देखें तो कितनी सारी सफलता इन्होंने बटोर ली है। देखिए, अजीत पवार के आने से बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी के नेताओं का मर्जर वोट का मर्जर नहीं होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भारतीय राजनीति। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जहां से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी, मायावती का और अखिलेश यादव का जब गठबंधन हो गया था, जी, सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि भाजपा को 5-10 सीटें मिले। तब भी मैं बोलता था कि भाजपा को 60 सीट मिलेगी। तो लोग बोलते थे कैसे? मैंने कहा पॉलिटिक्स में कोई वैक्यूम नहीं होता है जी, कि आप छोड़ करके जाएंगे और वो कोई और ऑक्युपाई कर लेगा, फिर आप वापस लौट करके आएंगे तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी। आप चुनाव लड़िए या न लड़िए, चुनाव होगा तो कोई ना कोई सीट से सांसद विधायक बनेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं बने लड़ेंगे चुनाव तो कोई निर्दल बन जाएगा, लेकिन बनेगा, स्पेस खाली नहीं होता है। आपका मर्जर हो गया, आप लोगों ने पूरा गाजा बाजा लखनऊ में बजाया, लेकिन आपके वोटरों का मर्जर नहीं हुआ। और कहानी ये हुई कि बसपा को तो 10 सीटें मिली और अखिलेश यादव को मात्र 5 सीटें मिली, और भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीत करके आई और सहयोगियों के साथ 64 सीटें जीत करके आई। जी, जी, एक कांग्रेस की सोनिया गांधी जी। जी, यही कंडीशन ये है, एनसीपी और भाजपा का वोटर का मर्जर नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों हमेशा विरोध की पॉलिटिक्स का काम किए हैं। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि 2024 से पहले जो विपक्षी एकता बना करके शरद पवार सिरमौर बन रहे थे, उधर नीतीश कुमार सिरमौर बन रहे थे, इन दोनों लोगों को झटका लगा और एक साफ मैसेज चला गया कि जो तुम अपनी पार्टी नहीं बचा सकते चला सकते, तो तुम विपक्षी एकता क्या बनाओगे, क्या चलाओगे, देश क्या चलाओगे। एक साफ क्रिस्टल क्लियर मैसेज था। और दूसरा मैसेज ये था कि जो तुम चाणक्य बने थे 3.5 साल पहले, और तुम बीच में बोल रहे थे ना ये कि मैंने गुगली फेंकी और देवेंद्र फडणवीस क्लीन बोल्ड हो गए, तो भाजपा ने बताया कि तुमने जिस बीच पे गुगली फेंक करके क्लीन बोल्ड किया,
उसको हम लोग स्टेडियम सहित उखाड़ लाए। न पिच है, न एम्पायर है, न बैटिंग करने वाला, सब हमारे साथ है। जिस पिच पे तुम गुगली फेंक रहे थे उस पिच को भी लेकर के चले आए। तब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब तुम गुगली फेंकने लायक भी नहीं रहे। फेंकोगे कहां, पिच नहीं है भाई। अगर वो गुगली फेंक पाए इसीलिए क्योंकि उनके पास विधायक थे भाई। अविनाश नहीं गुगली फेंक सकते हैं क्योंकि अविनाश नहीं विधायक है अविनाश के पास। या कांग्रेस भी गुगली नहीं फेंक सकती थी क्योंकि कांग्रेस के पास भी उतने विधायक नहीं थे। तुम्हारे पास विधायक थे, तुमने गुगली फेंकी। भाजपा ने कहा कि लाओ तुम्हारी पीछे उखाड़ ले जाते हैं। तो यही कहानी हुई है मैम, बस। जी, 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 जी। बिल्कुल सही एनालिसिस किया आपने। और एक और बात है, आज सुबह मैं देख रही थी कि एकनाथ शिंदे भी कुछ-कुछ बयानबाज़ी कर रहे हैं। क्या मतलब क्या सोच के वो ऐसी बातें कर रहे हैं? उनकी क्या देखिए, स्ट्रैटेजीज़ देखते हैं आप? उद्धव गुट ने 2 बातें जी, मतलब कही। संजय जी। राउत का बयान आप सुनती रहती होंगी। संजय राउत ने जी, कहा जी। कि, और उद्धव ठाकरे ने की, हुँ, हुँ। अब देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, जी, जी। इनका काम खत्म। फिर वो 40 विधायकों का और उनके तरफ के 16 विधायकों का योग्यता अयोग्यता वाला मैटर भी चल रहा है, जी। विधानसभा अध्यक्ष के पास है अभी। हुँ, हुँ। उसमें भी लोग कह रहे थे कि अयोग्य हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा, तो इसके लिए भाजपा ने किया है। मतलब जितनी हुँ, मुंह हुँ। उतनी बातें हो रही थी। जी, जी। और ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि सिंधे तुम्हारा काम खत्म। हुँ, हुँ। फिर एक तो अफवाह उड़ी कि सिंधे को केंद्र में भेजा जाएगा। शिंदे को मतलब वाक़ई में ही उनका काम खत्म होने वाला है क्या? क्या देखते हैं आप मतलब? नहीं, शिंदे पे भी बड़ी क्यों? नज़र गिर लगी अगर हुई है। मान देखिए, जैसे लोग बोल रहे हैं कि सिंधे को केंद्र में भेजेंगे, जी। ठीक। अगर आप सिंधे को केंद्र में भेज देंगे हुँ, तो हुँ। सिंधे के साथ जो बगावत करके 40 विधायक आए हैं हुँ, और हुँ। जो सिंधे के साथ बगावत करके पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, वो आपको क्यों वोट देंगे या आपके गठबंधन को क्यों वोट देंगे? वो इसीलिए रुके हुए हैं ना कि सिंधे को आपने मुख्यमंत्री बनाया है जी। और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। जैसे कोई राष्ट्रपति रह ले उसको कहे तुम उपराष्ट्रपति बन जाओ, कोई प्रधानमंत्री रह ले उसको कहे कि तुम उप प्रधानमंत्री बन जाओ। तो कहीं ना कहीं उसके पॉलिटिकल या तो कंप्रोमाइज किया जा रहा है या चाहे पॉलिटिकली उसको कम इफेक्टिव किया जा रहा है। जनरली हुँ, तो यही हुँ। परसेप्शन बनेगा। जी। तब भी भाजपा ने किया। और भाजपा नहीं सिंधे लेक को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो अजीत पवार नहीं आते। ये बात जी, समझिएगा आप। जी। अजीत पवार अपने गुट को समझाने में इसीलिए कामयाब हुए कि भाजपा जैसी पार्टी जिसके पास 100 से अधिक सीटें हैं, वो 40 विधायकों वाली पार्टी का मुख्यमंत्री बना सकती है। अजीत पवार ने एक बात कही जिसपे बहुत कम लोगों ने गौर किया कि हुँ, हुँ। 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था जब 71 सीटें थी एनसीपी के पास और 69 सीटें थी कांग्रेस के पास। तभी जी। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनवाया कांग्रेस का। जी, जी। तो ये दोनों बातें समझिएगा। जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो अजीत पवार 200% उप मुख्यमंत्री बनने नहीं आते। तो ये जी। परसेप्शन पॉलिटिक्स, देखिए मैम, पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलती है। तो ये उद्धव गुट का उड़ा है। अच्छा, अब एक और फिर अफवाह उड़ी, वो भी आपने सुना होगा कि हुँ, देवेंद्र हुँ। फडणवीस को केंद्र में भेजा जाएगा। जी, देवेंद्र जी। फडणवीस ये को केंद्र में भेज देंगे तो भाजपा के पास बचेगा क्या? नितिन कल की गडकरी अफ़वाह ऑलरेडी तो यही केंद्र में है। कल की अफ़वाह तो यही थी। तो बचेगा क्या भाजपा के पास? देखिए, भाजपा का वो अपना पर्सनल वो है कि वो किसको केंद्र में भेजती है, किसके साथ नहीं रहती है। मैं एज ए पॉलिटिक्स एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो पॉलिटिक्स समझता हूं उसके हिसाब से सिंपल हुँ। सोचिए, देवेंद्र फडणवीस अगर चले गए तो आपको क्या लगता है कि शरद पवार के लोग वहां सिंधे वंदे को टिकने देंगे? जी। रिमोट से नहीं ये व्यवस्थाएं चलती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में टाइमिंग के हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है। देवेंद्र फडणवीस को आप वहां अगर भेजेंगे तो आपके पास महाराष्ट्र में बचेगा क्या? और सिंधे को भेजेंगे तो शिवसेना के लोग आपको वोट क्यों देंगे? जी। किस बात के लिए? भाजपा कॉम्बिनेशन ही तो बना रही है कि 48 में से 45 सीटें हमको जीतनी है। जी, जी। और अजीत पवार गुट से वोट नहीं मिलना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं अभी। वो ठीक है, जी। कहीं कहीं उसका नुकसान नहीं है, लेकिन हुँ, फायदा भी हुँ। नहीं होना है उसका बहुत बड़ा मेजर जी। मेजर फायदा नेशनल पॉलिटिक्स में हो गया कि शरद पवार की जो गुगली है, शरद पवार की जो चाणक्यगिरी है, वो खत्म कर दिया मोदी साहब। जी, जी। जी। गूगली की बात हुई तो क्योंकि जो महाराष्ट्र की बात चल रही है उससे बिहार की भी बात होनी ज़रूरी है क्योंकि ये जो जी। जी। सारा
जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ, ये एक तरह से आप समझ रहे होंगे कि विपक्ष का जो एक पिन लगाना गुब्बारे में, क्या सोचते हैं आप? देखिए, वहां पे भी देखिए विपक्षी एकता के दो सबसे बड़े सिरमौर या दो सबसे बड़े चाणक्य कहिए उनको आप, जी, क्योंकि उनके लोग कहते हैं, मैं तो मानता नहीं, चाणक्य एक ही जी। थे, हुँ, हुँ। या आप कुछ भी कह लीजिए, एक नीतीश कुमार, हुँ, हुँ। एक शरद पवार। जी। सोनिया गांधी बीमार है, नीतीश हुँ, हुँ। कुमार चाहते हैं कि मैं यूपीए चेयरपर्सन या संयोजक बनूं, जी, शरद जी। पवार चाहते हैं मैं बनूं, हुँ, हुँ। कांग्रेस चाहती है कि हम तुम दोनों को नहीं बनाएंगे, हुँ, हुँ। हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे काम। कर दिया वो काम तो खैर। एक तरफ तो खत्म हो गए, शरद पवार का अब खत्म है, मतलब बिल्कुल एक एक खत्म है। महीना ड्रामा चलेगा केवल, एक महीने जी, बाद जी। सब सेटल्ड हो जाएगा, जैसे उद्धव ठाकरे वाला ड्रामा चला था। जी, जी। नीतीश कुमार की पार्टी भी टूटेगी 24 से पहले। जी। 25-26 तारीख में मैं किसी के चैनल पे था जून में, हुँ, हुँ। मैंने उस चैनल पे कहा था, हुँ, आप हुँ। लिख के रख लीजिए, राजनीति में मैं कभी इतनी इस तरीके से नहीं बात करता हूं कि पॉलिटिक्स संभावनाओं को खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जी, आप जी। लिख करके रख लीजिए कि एनसीपी टूटने जा रही है और 31 अगस्त से पहले टूट जाएगी। ओह! तब कहीं कोई सुनगुनाहट नहीं थी, रीजन अच्छा। था ना, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं जी। वो मैच करते हैं कि नहीं पॉलिटिक्स में, हुँ, वो हुँ। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। नीतीश कुमार की पार्टी भी 2024 से पहले टूट जाएगी मैम, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, एकदम जी। आश्वासन के साथ, एकदम गंभीरता के साथ हुँ, टूटेगी। उसके पीछे रीजन है, हुँ, हुँ। टूट जाएगी, कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, टूट जाएगी हुँ, कह रहा हुँ। हूं, रीजन है। जी। देखिए, आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, नीतीश ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, आरसीपी सिंह को फिर से रिपीट नहीं किया, आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा के सदस्य नहीं बन पाए। आरसीपी सिंह कोयरी समुदाय से आते हैं। जी। बिहार की पॉलिटिक्स, हालांकि पूरे देश की पॉलिटिक्स ही कास्ट बेस है, लेकिन बिहार में थोड़ा ज्यादा है। जी। आरसीपी सिंह के हटने से कुर्मी वोट बटेगा नीतीश में और आरसीपी सिंह में। हो सकता है कि नीतीश को 70% मिले, आरसीपी सिंह की वजह से भाजपा को 30% मिले, लेकिन बटेगा। एक लव कुश कॉम्बिनेशन है जिसमें कोयरी कुर्मी वोटर कहे जाते हैं। हुँ, हुँ। एक कॉम्बिनेशन इनका हट गया, दोनों कॉम्बिनेशन मिलाकर के 12% वोट होते हैं। महादलित और गठबंधन मिलाकर के नीतीश कुमार 15 से 16% के बिहार के वोटर के नेता हैं, जी। इनकी जो पार्टी है। अब एक तो हट गया, महादलित में मांझी हट गए। हुँ। महादलित में रामविलास पासवान का दोनों गुट नहीं है, एक गुट जी। ऑलरेडी भाजपा के साथ है, पारस पासवान उनके भाई, हुँ, हुँ। और चिराग पासवान भी जब जाएंगे तो एनडीए में जाएंगे। जी। तो महादलित कोई बचा नहीं नीतीश के पास, कोयरी बचे नहीं 6%। अब बचे कुर्मी, जिन बिरादरी से खुद आते हैं, और कुर्मी में भी आरसीपी सिंह लगे हुए। उधर लालू प्रसाद यादव का दबाव है कि तुम पार्टी का मर्जर कर लो, हुँ, तुम्हारे हुँ। बाद पार्टी में कोई है नहीं, सब तुमको छोड़ करके चले गए। हुँ, हुँ। नीतीश कुमार अपने विधायकों और अपने सांसदों के साथ 1-to-1 मीटिंग किए हैं, 1-to-1 मतलब जी, एक जी। साथ समूह में नहीं, 1-to-1, और सबसे पूछा कि तुम भाजपा के साथ कंफर्ट हो कि तुम हुँ, हुँ। आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव पार्टी के साथ कंफर्ट हो। जी, जी, 3 दिन पहले मीटिंग उन्होंने हुई कहा कि उनकी। हम भाजपा के साथ अच्छे थे, हम फंड यूज कर पाते थे, हमारे कार्यकर्ता ठीक थे, हम सब कुछ ठीक था, हुँ, हुँ। लेकिन भाजपा ने कहा कि तुमको नहीं लेंगे, पार्टी मर्ज करनी है तो कर लो, केंद्र में आओ तुमको बना देंगे, लेकिन तुमको फिर से मुख्यमंत्री बिहार का बनाए, ये भाजपा नहीं करने वाली, भूल जी। जाओ इसको। तो पार्टी इनकी टूटेगी, टूटने के बाद कुछ विधायक उधर जाएंगे हुँ, हुँ। लालू प्रसाद यादव के साथ, मैक्सिमम हुँ। जाएंगे भाजपा के साथ। जी। ये इनकी स्थिति है लालू प्रसाद, इनकी नीतीश कुमार की बिहार के अंदर, और बहुत बुरी गति राजनीति में। जैसे उनके यहां तो बिटिया भी है, कम से कम पूछ ले रही है कि हुँ, मेरे हुँ। पापा को बुजुर्ग मत कहो, ये कहो, हुँ, इनके हुँ, पास तो हुँ। कोई है भी नहीं। जी, जी। बेटा उससे जमती नहीं है इनकी, नीतीश जी। कुमार का, वो पॉलिटिक्स में है नहीं, हुँ, हुँ। पत्नी है नहीं इनकी, तो ये तो किसी से कह भी नहीं पाएंगे। कुल मिला के जो बीजेपी थी, उस बीजेपी ने इनका जो विपक्ष की एकजुटता की जो शुरुआत हुई थी, पहले ही दिन जो है इनकी हवा निकाल दी एक तरह से। खत्म है, कोई मतलब नहीं है इसका। 22 पार्टियों से शुरू हुआ, 18 जी। पार्टियां आएंगी, 18 में से 15 गई,
उस दिन भी मैंने अपने चैनल पे की फैक्ट पे लाइव किया था, तो मैंने एक बात कही थी कि देखो भाई, अभी इन सबको घर पहुंचने दो। जी। किसी ने मुझसे पूछा कि इसमें क्या हो सकता है, मैंने कहा इनको घर पहुंचने दो, क्योंकि जी। जैसे किसी शादी में, किसी मेले में विरोधी लोग भी आते हैं तो बढ़िया हंसते हैं, साथ में खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। ये जी। घर जब पहुंचते हैं तब बयान आएगा। घर आते ही केजरीवाल का पहला बयान कि केजरीवाल का तीसरी पहला बार अगर बयान आ गया। कांग्रेस को अगर प्रमोट, राहुल गांधी को प्रमोट किया तो देश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने इनको चोर बोला, ये सब शुरू हो गया। राहुल गांधी जी, 2 जी। दिन पहले गए थे तेलंगाना, वहां पे बोल दिए कि जहां बीआरएस रहेगी वहां हम नहीं रहेंगे। ठीक है ना, भाजपा रिश्तेदार पार्टी है। ठीक, वाईएसआर कांग्रेस, तमिलनाडु कर्नाटक खत्म, तेलंगाना खत्म, उधर आप उनके साथ डीएमके के साथ हो ही सत्ता में। वामपंथी केरला में आएंगे कि नहीं आएंगे संशय का विषय है। महाराष्ट्र में आपके साथ जो अलायंस था, उस अलायंस में आप देख ही नहीं कहां स्थिति पहुंच गई है। गुजरात में जी। आपके पास कुछ ऐसा फीड है नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोले हैं कि 2 सीट देंगे, एक तुम अमेठी लड़ लो, एक तुम्हारी मम्मी रायबरेली लड़ लें, 78 पे हम लड़ेंगे, बाकी तुम्हारी पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार में जो स्थिति बन रही है वो सबके सामने है, वो बहुत दूर की बात नहीं है। तो आप लड़ेंगे कहां भैया? बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि तुम हमको लड़ने दो, हम जीतेंगे तब तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ममता जी तो वैसे भी किसी से उनकी बनती नहीं है और किसी को पसंद नहीं करती, और जहाँ तक झुकने की बात है, वो झुकती भी नहीं है, चाहे टूट जाए। नहीं, वो ममता बनर्जी को पता है कि हम यहाँ ठीक है, सुकून से कर रहे हैं, वो तो इतना उठा जी। पटक पॉलिटिक्स में तो करना ही पड़ता है। जी। केंद्र में कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है नहीं। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन कैसे बनेंगे आप भाई? उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशन भी तो होना चाहिए। अविनाश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय निकाला मेरे दर्शकों के लिए, मेरे चैनल के लिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, जय हिंद। जय हिंद।